कोई मुझे बता दे, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों क्लियर हैं क्या? यस सर। ठीक, एक बार रिकॉर्डिंग को और चेक कर लें। हो रही है सर। ठीक, तो सबसे पहले हमने बी सेल पढ़ा था, थोड़ा बहुत देखा था। उसके बाद हमने टी सेल देखा। अब थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं जो भी और अदर इम्यून सेल्स हैं। जैसे अगला हमारे पास है नेचुरल किलर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स में क्या होता है, ध्यान से देखें। ये हमारा नेचुरल किलर सेल है, एनके सेल बोलते हैं इसको हम लोग, नेचुरल किलर सेल्स। और ये हमारा कोई एक हेल्दी सेल्स है। हेल्दी सेल्स मतलब सब कुछ नॉर्मल है। हेल्दी सेल्स कोई सा भी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस होती है, वो एमएससी मॉलिक्यूल 1 को एक्सप्रेस कर रहा होता है। मैं पहले बोल चुका हूं, कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लियस होती है वो एमएससी मॉलिक्यूल 1 को एक्सप्रेस कर रहा होता है। चलिए, अब मैं बोला नेचुरल किलर सेल के पास दो रिसेप्टर पाई जाती है। दो रिसेप्टर में क्या क्या बोलने पर, एक है किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर, दूसरा होता है किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर। ध्यान से देखें, मैं बोला एक किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर, ये किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर है। और किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर किसको बाइंड कर रहा है, देखो तो एमएचसी मॉलिक्यूल को, है ना, एमएचसी 1 को। ये इसका नाम क्या है, किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर, KIR। मैं इसको कहीं पर पूरा नाम लिख दे रहा हूं ना, किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर, ये हो गया। दूसरा होता है किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर, दूसरा होता है किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर, ये किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर, KAR बोलते हैं इसको। किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर, देखते रहना। और नेचुरल किलर सेल में सरफेस मार्कर के रूप में CD16 पाई जाती है। क्या पाई जाती है बोलने पर, CD16, जो कि IgG के लिए रिसेप्टर की तरह काम करती है। मतलब यहाँ पर आके इम्यूनोग्लोबुलिन जी जुड़ेगा आगे जब काम करना होगा तब। तो यहाँ पर देखिए, एक नॉर्मल हेल्दी सेल के साथ एक नेचुरल किलर सेल का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, बता दें। एक हेल्दी सेल के साथ कौन कैसे जुड़ा है बताएं। नेचुरल किलर सेल का KIR रिसेप्टर इनहिबिटरी रिसेप्टर किससे जुड़ा है, हेल्दी सेल से जुड़ा है। और इस प्रकार से जब जुड़ता है ना, तो किसी भी प्रकार का कोई यहां पर इसको मारने वाला सिग्नल नहीं जा रहा होता है। ठीक, अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाने का प्रयास करूं, तो एक डायग्राम देखें आप, ये नीचे देखो, मैं जानबूझ के डायग्राम को रख दिया। ये हेल्दी सेल है, ये नेचुरल किलर सेल है, और ये इनहिबिटरी रिसेप्टर है ऊपर वाला, और यहाँ पर MHC1 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इस वजह से कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। देखो, ये सिग्नल, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, मतलब यहां से कोई मारने वाला सिग्नल इधर नहीं जाएगा। जब कौन जुड़ा होगा तो बता दें, कौन जुड़ा होगा तो कोई किसी प्रकार का सिग्नल नहीं जाएगा। जब नेचुरल किलर सेल हेल्दी सेल से जुड़ा होगा तो किसी भी प्रकार का किलिंग करने वाला कोई सिग्नल नहीं जाएगा। ठीक, यदि मैं बात करूं कि अब मान लीजिए ये नेचुरल किलर सेल अब किसी ऐसे सेल से इंटरेक्ट कर रहा है जो कि अफेक्टेड है, नेचुरल किलर सेल, और ये कोई अफेक्टेड या डैमेज सेल है। अफेक्टेड सेल
अफेक्टेड सेल्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको एंटीजन ने मान लीजिए अफेक्ट कर दिया, ये एंटीजन उसके अंदर घुस चुका है और पता चला कि ये किसी भी प्रकार का कोई एमएचसी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। समझे मेरी बात को ना, किसी एंटीजन ने उसको अफेक्ट कर दिया है और ये किसी भी प्रकार का कोई एमएचसी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस, जैसे किसको एक्सप्रेस करता था, MHC1 को। तो ऐसी स्थिति आ गई कि एंटीजन ने इस पे अटैक किया, उसके बाद ये किसी भी प्रकार का कोई एमएचसी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। देखो तो ये इसका मतलब नहीं कर पा रहा है ना, ऐसे क्यों, इसका मतलब कोई एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो अब इसका कौन सा रिसेप्टर कोई काम का नहीं होगा, इसका बताएं। किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर कोई काम का नहीं होगा ना, बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अफेक्टेड सेल किसी प्रकार का एंटीजन एक्सप्रेस, कोई एमएचसी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो अब इसका कौन सा रिसेप्टर बचा फिर, KAR। अब KAR क्या करते, ध्यान से देखें, यहां पर इस अफेक्टेड सेल के सरफेस पर कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन तो होगा जो KAR से बाइंड होगा, तो उस प्रोटीन को मैं क्या बोलूंगा, एक्टिवेटिंग लाइगेंड। क्या बोलूंगा मैं इसको, एक्टिवेटिंग लाइगेंड। ये लाइगेंड, अब इस एक्टिवेटिंग लाइगेंड से कौन बाइंड होगा, देख लो ध्यान से, कौन सा रिसेप्टर बता दो, KAR। किलर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर जैसे ही बाइंड होता है ना, तो सीधी सी बात है, नेचुरल किलर सेल में जो ग्रेन्यूल्स अंदर में रहते हैं, जिसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं, ये जो एंजाइम भरे होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स आते हैं और क्या हो जाते हैं, देखो ये ग्रेन्यूल्स आते हैं, सब जितना भी होते हैं, अब ये सरफेस पर क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और यहां से क्या निकालना शुरू कर देते हैं, अपना एंजाइम। देखो टॉक्सिन निकालना शुरू करते हैं, किसके ऊपर में, अफेक्टेड सेल के ऊपर में, और अफेक्टेड सेल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार देते हैं। समझ में आया कुछ, एपोप्टोसिस क्रिया द्वारा उसको मार देते हैं। ये डायग्राम देखो आप, ठीक। नेचुरल किलर सेल, इस ट्यूमर सेल बोलो या अफेक्टेड सेल बोलो, इनके ऊपर जब बाइंड होता है तो किसके द्वारा बाइंड होता है, तो ये नीचे क्या है, एक्टिवेटिंग लाइगेंड, ये एक्टिवेटिंग लाइगेंड था, ये KAR था और इधर एक्टिवेटिंग लाइगेंड था, ये, जिसकी वजह से ऐसे बाइंड होने पर क्या होगा, अब एक सिग्नल, एक टॉक्सिन निकलेगी यहाँ से, साइटोटॉक्सिसिटी या फिर साइटोकाइन रिलीज होंगे और क्या करेंगे, इसको मार देंगे। किसको मार देंगे, अफेक्टेड सेल को, ट्यूमर सेल को, डैमेज सेल को, जो बोलो आप। यहां से क्या लिखा बोलने पर, साइटोकाइंस एंड साइटोटॉक्सिन, इनके ऊपर आएंगे और इस सेल को क्या करेंगे, अफेक्टेड सेल को खत्म कर देंगे। तो मुझे एक ये बता दें, नेचुरल किलर सेल किसको पहचान पाता है, उस सेल को जिसके ऊपर कौन एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता है, MHC मॉलिक्यूल। तो वह अफेक्टेड सेल जिसके ऊपर कौन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, वह अफेक्टेड सेल जिसके ऊपर कौन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, MHC मॉलिक्यूल, उसी को ही नेचुरल किलर सेल पहचानता है और टॉक्सिन रिलीज करके उसको मार देता है। क्लियर है इतना, यस सर। क्योंकि जब KAR बाइंड होता है ना अपने एक्टिवेटिंग लाइगेंड से, तो यहां से एक सिग्नल जाएगा किसके ऊपर, नेचुरल किलर सेल के ऊपर, जिससे एक सिग्नल जाएगी, जिससे क्या होगा बोलने पर, ये जितना भी ग्रेन्यूल्स एंजाइम भरे हुए थे सब बाहर निकल जाएंगे, साइटोकाइंस, साइटोटॉक्सिन सब बाहर निकल के सामने वाले सेल्स को खत्म कर देंगे। तो ये कहानी होती है किसके साथ, नेचुरल किलर सेल के साथ। तो अगर एक लाइन में बोलूं कि नेचुरल किलर सेल किसको पहचानता है बोलने पर, बताएं जल्दी, वह अफेक्टेड सेल ना, वह अफेक्टेड सेल जो किसी प्रकार का MHC मॉलिक्यूल को बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है,
उसको पहचान के ही मारता है। समझ में आया? यदि Yes. यदि किसी नॉर्मल सेल को पहचान रहा है तो नॉर्मल सेल में तो एमएससी मॉलिक्यूल होगा ना, नॉर्मल सेल में एमएससी मॉलिक्यूल था, उसको कौन पहचानता है? नेचुरल किलर सेल का किलर इनहिबिटरी रिसेप्टर KIR पहचानता है और उसको नहीं मारने का सिग्नल भेजता है, क्योंकि नॉर्मल सेल था ना वो तो। लेकिन यदि सेल अफेक्टेड हो गया तो अफेक्टेड हो गया और उसका एमएससी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं हुआ बोलूं तो एमएससी मॉलिक्यूल नहीं है तो कौन नहीं पहचान पाएगा? KIR पहचान नहीं पाएगा। उसके बाद KAR किसको पहचानेगा? उस अफेक्टेड सेल की मेम्ब्रेन में एक्टिवेटिंग लाइगेंड को, और वहां पर बाइंड कर लेगा। और जैसे ही बाइंड हो जाएगा नेचुरल किलर सेल के पास एक सिग्नल जाएगी जिससे उसके अंदर का सारा एंजाइम सामने वाले अफेक्टेड सेल के ऊपर निकाल दिया जाएगा और सामने वाले सेल को मार दिया जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. ठीक, तो ये कहानी थी किसकी? नेचुरल किलर सेल की। देखो कमेंट पढ़ते हैं। These cells recognize एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। भाई जो भी एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। वो अलग बात है एंटीजन प्रेजेंट नहीं करा पा रहा है नीचे वाला, क्योंकि एमएससी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था अभी। ठीक, नॉट डिस्प्लेइंग एमएससी मॉलिक्यूल, उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है जो एमएससी मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगला कमेंट देखें। दे कंटेन ग्रेन्यूल्स, इनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं। इन विच सेवरल एंजाइम्स आर प्रेजेंट दैट कॉजेज सेलुलर लाइसिस। इसके अंदर जो एंजाइम भरे होते हैं वही तो हैं, आगे जाके रिलीज होते हैं और वही जाके उसको क्या करते हैं? सेल को मार देते हैं। ठीक, ये एंजाइम निकल रहे थे, देखो यहां से निकल रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं? मार देते हैं। चलिए आगे देखें हम। दे आल्सो कंटेन CD16 सरफेस मार्कर। इसके ऊपर में क्या बोला? CD मतलब क्लस्टर डिफरेंशिएशन। CD देखो तो CD16, CD का मतलब होता है क्लस्टर डिफरेंशिएशन। ठीक, they also contain CD16 surface marker which act as a receptor for IgG। किसके लिए काम करता है वो? रिसेप्टर की तरह। वहां पर कौन बाइंड होता है? बोलने पर IgG आके बाइंड होता है भाई। जब सेलुलर लाइसिस करना होता है ना, जब सेलुलर लाइसिस करना होता है तो इसके ऊपर में कौन बाइंड होगा? बोलने पर IgG बाइंड होता है। ये जो था ना, यहाँ पर IgG बाइंड होता है। कैसे बाइंड होता है मैं बताऊंगा उसको आगे, अब यहाँ पर नहीं समझाऊंगा आपको, है ना। CD16 के ऊपर कौन बाइंड होगा? IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G। और क्या काम करेगा? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएट साइटोटॉक्सिसिटी करेगा। वो क्या होता है? आज क्लास के लास्ट वाला चैप्टर वही है। ठीक, ADCC में भाग लेता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएट साइटोटॉक्सिसिटी। देखो तो ये and participate in antibody dependent cell mediated cytotoxicity। तो नेचुरल किलर सेल आर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्टेड सेल या कैंसर सेल। कोई भी अफेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल है या कोई कैंसर सेल है, उसके अपोजिट नेचुरल किलर सेल काम करता है। यदि कोई वायरस इन्फेक्ट कर देता है ना, ध्यान से देखना, कोई वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो वो सेल MHC एक्सप्रेस नहीं करता है खासकर। तो मैं यहां पर बोल दूं, ये कैसा सेल है बोलने पर ये या तो वायरल इन्फेक्टेड सेल है या क्या बोलूं कैंसर सेल है। कैंसर सेल भी किसी प्रकार का कोई MHC एक्सप्रेस नहीं करता है और वायरस से इन्फेक्टेड सेल भी किसी प्रकार का कोई MHC एक्सप्रेस नहीं करता है। सेल तो डैमेज हो चुका है, MHC एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो इसको पहचानेगा कौन? क्योंकि अब TH1 TH2 तो पहचान नहीं पाएंगे। TH1 और TH2 तो MHC रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, बिना MHC का काम नहीं करते हैं। मतलब ये क्या बोलना चाहिए? TH सेल और TC सेल। जो टी सेल की जो दो प्रकार की थी, TH और TC सेल, TH MHC सेकंड को पहचानता था, TC MHC 1 को पहचानता था।
अब यहाँ पर तो ऐसा इन्फेक्टेड सेल है जो एमएचसी को एक्सप्रेस ही नहीं करता, तो इसको कौन पहचाने? इसको पहचानता है नेचुरल किलर सेल। तो एक लाइन में अगर ये बोला जाए कि किस सेल को नेचुरल किलर सेल पहचान के मारता है, बोलने पर जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड है या कैंसरस सेल, क्योंकि ये दोनों प्रकार के सेल किसी प्रकार का एमएचसी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं करते। यदि किसी प्रकार का एमएचसी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं करते तो उसको तो टीएच और टीसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता, तो कौन मारेगा बोलने पर? नेचुरल किलर सेल मारेगा। क्लियर है? जी हाँ या ना? ठीक, यही था वो डायग्राम, देख लेना। यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं इसलिए वहां पर डायग्राम बनाया हूँ। ठीक, डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, समझ जाओगे ना उस डायग्राम में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट को मैं मैक्रोफेज भी बोलता हूँ, लेकिन कब बोलता हूँ थोड़ा ध्यान दें इधर। ये आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम, इस डायग्राम को मैं ब्लड वेसल्स अभी मान के चलता हूँ। क्या है ये? ब्लड वेसल्स। ठीक, चलिए भाई देखते हैं। ब्लड वेसल्स, इसके अंदर कोई मोनोसाइट सेल्स है, ध्यान से देखें जो बात कर रहा हूं। ये मोनोसाइट सेल है। मोनोसाइट क्योंकि मोनोन्यूक्लियर होता है। मोनोसाइट का मतलब होता है वह कोशिका जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस मान लीजिए उसको, सिंगल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है ये, ऐसे। अब ये मोनोसाइट क्या होता है? अभी ब्लड में फ्लो कर रहा है, तो जब जरूरत पड़ती है ना, ये हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज में ये ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है। ब्लड वेसल से बाहर निकल गया, देखो तो देखो, ये आप ये समझ लीजिए निकल के बाहर जा रहा था, देखो तो समझ में आ रहा है डायग्राम? ये और ये टिश्यू में आ गया, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं। ये तो बताओ कहां से आया? बताओ तो, मोनोसाइट कहां से आया? ब्लड में। मोनोसाइट ब्लड वेसल से किसी टिश्यू में आ गया। यहां पर कोई टिश्यू था, जब टिश्यू में आता है तो इसी मोनोसाइट को मैं मैक्रोफेज के नाम से जानता हूं। किस नाम से जानता हूं मैं इसको? मैक्रोफेज के नाम से जानता हूं। तो मोनोसाइट बोलो या मैक्रोफेज बोलो एक ही है। अंतर इस बात का है कि लोकेशन उसका कहां पे है वो। यदि ब्लड में है तो मोनोसाइट, टिश्यू में है तो मैक्रोफेज। क्लियर है? और ये जो इस प्रकार से प्रोसेस द्वारा ब्लड वेसल से बाहर निकला है ना, उसको डायपेडेसिस या एक्स्ट्रावेसेशन के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं इसको? हम डायपेडेसिस बोलते हैं या एक्स्ट्रावेसेशन के नाम से जानते हैं। ब्लड वेसल्स के बाहर आना एक्स्ट्रावेसेशन या डायपेडेसिस। अब बात करूं मैं मैक्रोफेज की, तो मैक्रोफेज में देखिए मैं बोला वह हर सेल जिसमें न्यूक्लियस है उसमें क्या क्या एमएससी होगा? एमएससी 1 तो होगा ही होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। जिसमें भी न्यूक्लियस एमएससी 1 पक्का होगा। ये समझ लीजिए एमएससी 1। लेकिन चूंकि मैक्रोफेज एक प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो इसलिए इसमें और भी क्या होगा बता दें? प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ना, इसमें और क्या मिलेगा? MHC2। क्योंकि प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तभी बोलते हैं जब वो MHC2 मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करता है। और ऐसे क्या क्या है? बी सेल, डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेज सेल, अगर आपको याद होगा तो। चलिए, और इसमें CD क्या क्या पाई जाती है बोलने पर? क्लस्टर डिफरेंशिएशन,
क्या पाई जाती है बोलने पर देख लें, इसमें पाई जाती है CD 16, CD 32, CD 64। याद करने के लिए आपके लिए आसान है, क्योंकि 16 एकम 16 होता है, 16 दूनी 32, 16 और फिर 32 दूनी 64, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूं बस। ये CD वाला मामला पाया जाता है। और ये CD किसको बाइंड करता है भाई बोलने पर, एंटीबॉडी को, IgG को ये भी बाइंड करता है। ऐसे कैसे बाइंड करता है आगे बात करूंगा मैं इसके लिए, ठीक है ना। ये IgG क्लियर है। हाँ या ना। यस सर। ठीक, मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैक्रोफेज होता है ना, ये कुछ साइटोकाइंस निकालता है। उसमें क्या क्या होते हैं बोलने पर, खासकर इंटरफेरॉन गामा और इंटरल्यूकिन 12 होता है। यहां से जो साइटोकाइंस निकलता है ना, जो भी रिलीज होता है, ये देखो ये क्या क्या होता है बोलने पर, इंटरफेरॉन गामा, यहां लिख रहा हूं मैं, इंटरफेरॉन गामा, और क्या बोला, इंटरल्यूकिन 12, ये होता है। और ये आसपास के जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको, और ये स्वयं को एक्टिव करता है। कैसे करता है बोलने पर, इसका रिसेप्टर खुद के पास होता है। खुद के पास मतलब जितने मैक्रोफेजेस होती हैं सबके पास ये रिसेप्टर है। और यहां पर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइंड। ये बाइंड हो गया, देखो बाइंड हो गया। और ये अपने आप को कैसे करेगा, एक्टिव करेगा। ये समझ में आया कुछ। एक CD था, CD 16, 32, 64। CD 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है। क्लियर है इतना, मतलब सब यस है, सर। 16, 32, 64 सब है। बस मैं एक ठो बना के उसको समझाने का प्रयास किया। तो ये कहानी थी किसकी, मैक्रोफेजेस की। किसी को दिक्कत है क्या, बताएं मुझे। नहीं तो आगे बढ़ते हैं, देखो आप कमेंट देखते हैं। दीज आर मोनोन्यूक्लियर, एक ही न्यूक्लियर से होता है। फेगोसाइटिक सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। भाई फेगोसाइटिक सेल है, पैथोजन को, एंटीजन को, फॉरेन पार्टिकल को खा लेने वाला है, इनगल्फ कर लेने वाला है, फेगोसाइटोसिस करने वाला है। ठीक, प्रेजेंट इन द ब्लड, जब ब्लड में होता है तब क्या बोलते हैं इसको आप, मोनोसाइट्स। व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द टिश्यू, लेकिन जब ये टिश्यू में प्रेजेंट होता है, दे आर नोन एज मैक्रोफेजेस। और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल। हमारी बॉडी में जितने भी फेगोसाइटिस करने वाले सेल हैं, उन सब में से सबसे बड़ा सेल कौन है, मोनोसाइट बोलो या मैक्रोफेज बोलो, समझे ना। सबसे बड़ा सेल है जो फेगोसाइटोसिस करता है, दूसरे सेल्स को या दूसरी फॉरेन पार्टिकल को खा लेता है। तो ऐसा खाने वाला सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, मोनोसाइट बोलो या मैक्रोफेज बोलो, याद हो जाएगा। हाँ या ना, कुछ तो बोले। यस सर। ठीक, आगे देखें। These cells are the most effective phagocytic cell। भाई इतना बड़ा फेगोसाइटिक सेल है, इफेक्ट तो होगा उसका जबरदस्त, बहुत इफेक्टिव होता है। दे आल्सो एक्ट एज प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। APC मतलब क्या, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। प्रोफेशनल किसको बोलता हूं मैं, उसी को बोलता हूं जो MHC मॉलिक्यूल 2 एक्सप्रेस करता है। 1 तो करते ही करते हैं हर कोई, जिसमें न्यूक्लियस होता है। जो 2 भी एक्सप्रेस करता है उसी को तो बोलते हो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बाय डिस्प्लेइंग MHC
2 molecule. आगे देखें, these cells having CD 16, 32, 64 surface marker, ये होता है। और यहाँ पर ये जो CD होते हैं किसकी तरह काम करते हैं? एक्ट एज, बोला हूं मैं, लिख दे रहा हूं मैं, एक्ट एज रिसेप्टर फॉर, इसके लिए IgG के लिए। अब मैक्रोफेजेस हमारे बॉडी में कई सारे टिश्यू होते हैं, अलग अलग टिश्यू पे पाई जाती हैं, तो अलग अलग टिश्यू पे इनका नाम अलग अलग हो जाता है वही सेल्स, लेकिन जगह बदल जाने की वजह से इसके नाम भी बदल जाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि यदि मैं पढ़ाना जा रहा हूं तो मुझे क्या क्या बोलेंगे? टीचर, टीचर साव सर बोलेंगे। लेकिन मैं यदि खेलने जा रहा हूं तो प्लेयर साव बोलेंगे। ठीक, यदि मैं कुछ सुनने जा रहा हूं तो ऑडियंस बोलेंगे। कहने का मतलब मेरी जगह बदल गई तो मेरा नाम भी बदल गया, अलग नाम से जानने लगे। समझे कि नहीं? सेम ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन डिफरेंट नेम आर गिवन टू मैक्रोफेजेस, अलग अलग पोजीशन के आधार पर मैक्रोफेजेस के अलग अलग नाम दिए गए। भाई देखते हैं, तो सबसे पहले बता दें मुझे, कफर सेल कभी पढ़े हो? कौन से ऑर्गन में रहेगा तो मैक्रोफेजेस को कफर सेल के नाम से जानोगे? कोई बता पाएंगे? आप कभी एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ना, उसमें लीवर वाला चैप्टर पढ़ना, तो जब लीवर में मैक्रोफेज होता है उसको कफर सेल के नाम से जानते हैं, वहां बोल चुका हूं, इन लीवर। ठीक, इन लीवर में क्या बोलेंगे? कफर सेल। कौन से सेल को? ये ऑर्गन का मतलब यहां पर लोकेशन से है, कौन से लोकेशन में है। क्लियर है? दूसरा नंबर, मैं मैक्रोफेजेस को माइक्रोग्लियल सेल कब बोलता हूं? जब कहां पे होता है वो? तो आप नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मैं वहां बताया था ब्रेन, ब्रेन में जब होता है ना तब उसको क्या बोलते हैं आप? माइक्रोग्लियल सेल। तीसरा, मैक्रोफेजेस सेल को मेसेंजियल सेल्स कब बोलते हैं? आप पढ़ना एक्सक्रेटरी सिस्टम, वहां बताया हूं, इन किडनी, किडनी में मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हो? मेसेंजियल सेल्स। हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं जहां जहां, अगर वहां पे होगा तो उसको मैं हिस्टोसाइट्स के नाम से जानता हूं। कहां पे होगा? तो इन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, यदि मेरे बोन में होगा कोई मैक्रोफेजेस सेल जो बोन में होता है, क्या कहलाता है वो? ओस्टियोक्लास्ट सेल। आप इसको पढ़ने के लिए एंडोक्राइनोलॉजी वाला चैप्टर पढ़िए, आप कैल्सिटोनिन पैराथार्मोन के चैप्टर को पढ़िए। तो इन बोन्स, बोन्स में ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियो का मतलब ही होता है बोन्स। क्लियर है इतना? कमेंट देखें, मैक्रोफेज सिक्रेट टू इंपॉर्टेंट प्रो इंफ्लामेटरी मॉलिक्यूल। प्रो बोला है मतलब यही जाके आगे क्या करेगा? इंफ्लामेशन कराएगा, याद रखना। ये इंटरफेरन गामा और IL-12, जरा हम कल की बात करते हैं। इंटरफेरन गामा और IL-12, ये देखो तो, ये दिख रहा है ना, ये प्रो इंफ्लामेटरी मॉलिक्यूल है। ठीक, सुन पा रहे हैं ना आप लोग? यस सर। बाकी बच्चे बताएं भाई, क्योंकि मुझे बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही है।
ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इंटरफेरन गामा और IL-12 ये प्रो इन्फ्लामेटरी है, मतलब इन्फ्लामेशन को शुरू कराते हैं, इसको याद रखना। ये इंटरफेरन गामा पार्टिसिपेट इन द एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस। इंटरफेरन गामा क्या करता है, वो खुद ही स्वयं भी एक्टिव होता है और आसपास जितना मैक्रोफेजेस होंगे उनको भी एक्टिव करेगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या, मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस। देख लो ये डायग्राम था, देखो अगर मैं इसको मोनोसाइट बोलता हूँ, ब्लड में था तो ब्लड से बाहर आ रहा तो क्या कहलाएगा, ये बाहर आ गया तो मैक्रोफेजेस। प्रोसेस क्या कहलाती है, डायपेडेसिस या एक्सट्रावेसेशन, ये बताया था अभी आपको। चलिए अगला देखते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, डायग्राम को देख लेते हैं इसके। एक मिनट में इसके पेज ले लेता हूँ। चले भाई देखते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक, ये डेंड्राइटिक सेल्स है, देखो एकदम खतरनाक टाइप का दिख रहा है कि नहीं, स्ट्रक्चर ऐसे होता है। चलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको करने का प्रयास करता हूँ। बस थोड़ा सा कुछ सेकंड वेट कर लेंगे, ये हो गया। मैं बोला डेंड्राइटिक सेल में भी कौन कौन से MSC मॉलिक्यूलर एक्सप्रेस होते हैं, बता दे मुझे कोई। MSC फर्स्ट और MSC सेकंड सर। MSC पहला 1 तो होगा ही होगा, न्यूक्लियस है वन मतलब और MSC 1 तो होगा ही होगा। और चूंकि ये भी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ना, इसलिए क्या होगा इसमें MSC सेकंड भी एक्सप्रेस होगा, तभी तो प्रोफेशनल बोलूंगा ना इसको मैं। और देखते हैं CD मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं बोलने पर, यहां कर दे रहा हूं मैं। ये क्या क्या देखा भाई, CD1, CD11, CD14, CD45 और CD, मैं इसको यहीं पर कर दूं, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, CD209, 209 करेंगे मतलब ये CD मॉलिक्यूलर एक्सप्रेस होते हैं। ठीक, चूंकि MSC2 मॉलिक्यूलर एक्सप्रेस होता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्लियर है इतना, कमेंट पे आऊं। यस सर। देखें, these are the most active antigen presenting cell। अब मोस्ट एक्टिव ये है which constitutively expressed MSC second molecule
दे कैन आल्सो एक्सप्रेस MSC1, MSC1 तो करता ही करता है, MSC2 भी एक्सप्रेस करता है, इसको याद रखना ना। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन डिफरेंट नेम आर गिवन टू द सेल्स, ये भी अलग अलग बॉडी के मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट पे होने पर इनके नाम भी अलग अलग पड़ जाते हैं। तो डेंड्राइटिक सेल्स को हम लैंगरहैंस सेल के नाम से कब जानते हैं, कहाँ पे होता है तो जानते हैं बोलने पर, कोई बताएंगे कब जानते हैं इसको? जब डर्मिस में होता है। ऑर्गन का मतलब मेरा यहाँ पर है लोकेशन से, कहाँ पर है। सेल्स का मतलब है मैक्रोफेजेस सेल्स से, सॉरी डेंड्राइटिक सेल्स से। कौन सा डेंड्राइटिक सेल कहाँ पे है? चलिए मैं बोला यदि डर्मिस में है तो क्या बोलूंगा? इन डर्मिस में है तो डेंड्राइटिक सेल्स को किस नाम से जानूंगा? लैंगरहैंस सेल के नाम से जानूंगा। दूसरा नंबर, यदि वो लिम्फ नोड में है तो इंटरडिजिटेटिंग सेल के नाम से जानता हूं। किसमें है? तो लिम्फ नोड में है तो इन लिम्फ नोड किस नाम से जानूंगा? इंटरडिजिटेटिंग सेल्स के नाम से जानूंगा। तीसरा, इंटरस्टिशियल सेल से कब जानता हूं बोलने पर? जब कहां पे होता है, या तो इन लंग्स में हो तब जानूंगा, या किडनी में हो तब भी जानूंगा, इस नाम से जानता हूं, या फिर एंड हार्ट में हो। तीनों में से कहीं भी आप डेंड्राइटिक सेल को खोजना चाहोगे तो क्या नाम मिलेगा उसका? इंटरस्टिशियल सेल्स। और अगला है विल्ड सेल्स। विल्ड सेल्स के नाम से कब जानता हूं मैं डेंड्राइटिक सेल्स को बोलने पर? जब मेरे वो ब्लड में या लिम्फ में हो। तो उसको विल्ड के नाम सेल के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना? ये सब नाम Yes, याद sir. रखना, नाम तो पूछता है क्वेश्चन में ना, 2-2 नंबर के क्वेश्चन में नाम ही तो पूछता है, इसको याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूट्रोफिल। याद रखना, न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल और बेसोफिल, 3 सेल्स ऐसे हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं कहीं पर। न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल और बेसोफिल, 3 सेल ऐसे हैं जिसमें सेल में ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर होता है ना, एक न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस के कई सारे फोल्ड पाए जाते हैं। देखो तो ऐसे ऐसे मिलता है, ये न्यूक्लियस हो गया। इसमें कई सारे ग्रेन्यूल ग्रेन्यूल जैसे स्ट्रक्चर दिखती हैं। इस ग्रेन्यूल में वास्तव में एंजाइम्स भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। ये तो ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा ही दिखाई देते हैं, इसीलिए इन तीनों सेल्स को ग्रेनुलोसाइट सेल के नाम से जानते हैं। किस सेल के नाम से जानते हैं? ग्रेनुलोसाइट। समझ में आया ना? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल की। डायग्राम बना रहे थे न्यूट्रोफिल का, देखें। ये देखें, मैं भी बोला हूँ न्यूक्लियस ऐसा लगता है कि कई खंडों से मिलकर बना हुआ है। ऐसा लगता है कई सारे न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए हैं। ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, PMN बोलते हैं। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कब बोलना, क्योंकि इसका न्यूक्लियस ना कई सारे अलग अलग मॉर्फोलॉजी के मिलते हैं। अलग अलग न्यूट्रोफिल में अलग अलग तरीके से न्यूक्लियस फोल्ड होते हुए मिलेंगे आपको।
तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसमें देखते हैं, चूंकि इसको हम ग्रेनुलर सेल भी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इसमें ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। तो ध्यान दें हम लोग, तो कुछ इसमें बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, देखो ये इसको बोलते हैं लार्ज ग्रेन्यूल्स। ये इस लार्ज ग्रेन्यूल्स के अंदर कुछ अलग प्रकार के केमिकल भरे होंगे, और कुछ मिलेंगे स्मॉल ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, उसमें अलग प्रकार के कुछ एंजाइम्स भरे होंगे। तो मैं दोनों की बात कर लेता हूँ। ये कहते हैं, एक तो हो गया हमारे पास कौन सा ग्रेन्यूल्स, ये लार्ज ग्रेन्यूल्स। लार्ज ग्रेन्यूल्स में क्या पाया था बोलना पर, कंटेन क्या पाया था इसमें, क्या रखा रहता है, ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं, परऑक्सीडेज, लाइसोजाइम और एसिड हाइड्रोलेज। ये एंजाइम पाए जाएंगे। और जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके बना लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग डायग्राम में देख लें। ये थोड़े छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके अंदर भी एंजाइम भरे होते हैं। ये देख लो, इसके अंदर भी एंजाइम भरे होते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल ग्रेन्यूल्स। इसमें क्या पाया था बोलना पर, कंटेन, क्या कंटेन किया रहता है, क्या धारण किया रहता है, देख ले। इसमें पाया जाता है डिफेंसिन, और स्पेरोसिडिन। इन दोनों को एक साथ मैं बोल सकता हूं एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन। बैक्टीरिया के अपोजिट वाला प्रोटीन है ये, एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन। तो ये तो 2 ग्रेनुल्स की बात हो गई। यदि मैं बात करूं यहाँ पर सीडी क्या क्या होते हैं बोलने पर, देख लें, क्लस्टर डिफरेंशिएशन क्या क्या पाए जाते हैं। ये यहाँ कर दिया मैं CD16, CD32, CD64। याद हो जाएगा आपको, आसान है ये, 16 32 64, डबल डबल करते जाओ। ये फिर ये किसको रिसीव करने का काम करते हैं, किसके लिए रिसेप्टर की तरह काम करता है, IG जी के लिए। याद हो जाएगा ये, हाँ या ना, हो जाएगा सर। ठीक। और न्यूट्रोफिल की एक खासियत होती है, इसको याद रखना, मैं न्यूट्रोफिल की बात कर रहा हूं, ये कि जहां पर पहले डैमेज होता है हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट, सबसे पहले उस घटना स्थल पे पहुंचने वाला सेल है न्यूट्रोफिल। समझ में आया ना, न्यूट्रोफिल सेल की खासियत क्या है कि घटना स्थल पर सबसे पहुंचने वाला सेल है न्यूट्रोफिल। ठीक, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, फर्स्ट रीच टू infected रीजन। रीजन बोलो या एरिया बोलो, ठीक। जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट की बात कर रहा हूं ना, PMN बोला हूं मैं,
पीएमएन में कौन कौन आते हैं बोलने पर, यहाँ कर दे रहा हूं मैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट, पीएमएन। इसका मतलब ये होता है, मैं बात करना चाहता हूं, ये इसमें ग्रेन्यूल्स पाई जाती है, ऐसे ग्रेन्यूल्स जो बनाए ऊपर में देखो तो कंटेन ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स पाई जाती है इसमें, इसे उसको क्या बोलते हो, ग्रेनुलोसाइट। और ऐसे किसमें किसमें होता है बोलने पर, सेल का नाम बता दें। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसो। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। इयो तो इन तीनों को मैं एक साथ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइट के नाम से भी जान सकता हूं, या इसको ग्रेनुलोसाइट भी बोलूं तो भी एक ही है, इसको याद रखना। अब मैं कमेंट पे जा रहा हूं, देखते हैं। These cells, these are granular leukocytes having high phagocytic activity। न्यूट्रोफिल में फेगोसाइटिक एक्टिविटी ज्यादा पाई जाती है। सबसे पहले पॉइंट वाला सेल बोला हूं मैं। These cells having surface marker CD 16, 32, 64 and act as IgG receptor, ये भी बोल चुका हूं। These cells are the first cell to reach the injured tissue, ये वह सेल है जो इंजर्ड टिश्यू में सबसे पहले पहुंचता है। अगला, दे कंटेन लार्ज प्राइमरी ग्रेन्यूल्स, बड़ा बड़ा ग्रेन्यूल्स होता है, व्हिच सीक्रेट एंजाइम लाइक, ये लाइक है ना, लाइक ऑक्सीडेजेस, लाइसोजाइम है ये, लाइसोजाइम, स्पेलिंग में क्या कभी कभी अपने आप ले लेता है ना, लाइसोजाइम ये जेड वाई है, एंड एसिड हाइड्रोलेजेस। ठीक, अगला देखें, स्मॉलर ग्रेनुल सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन लाइक डिफेंसिन और स्पेरोसिडिन। ये सब के बारे में बात कर चुका हूं, क्लियर है इतना। यस सर। इतना के बाद सेव करता हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, इयोसिनोफिल की बात कर रहा हूं मैं, तो सीधी सी बात है, इयोसिनोफिल भी क्या होगा, एक प्रकार का ग्रेनुलोसाइट होगा कि नहीं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट होगा कि नहीं, एक ही है ये भी, देख लेते भाई खासियत क्या है फिर। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट बोला है, तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, ये न्यूक्लियस हो गया देखो इसका, इसमें भी ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, ग्रेन्यूल्स में फिर वो एंजाइम्स वगैरह भरे होंगे सब में, ये नया देखना आप लोग। इसमें क्या पाया जाता है बोलने पर, कुछ सीडी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। सीडी मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं देखिए, ये सीडी क्या क्या हो सकते हैं भाई, 16, CD66B, CD49D, ये हो सकते हैं। और इनके ऊपर में कुछ रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं, कुछ रिसेप्टर भी पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी को रिसीव करते हैं, जैसे आईजीजी, आईजीजी, आईजीई,
ये एक चीज याद रखना, हम बात कर रहे हैं योसिनोफिल की। योसिनोफिल में ये CD16 लिखे हो ना, ये IgG को भी बाइंड करता है। ठीक, मैं यहां पर कहीं पर बना दे रहा हूं एक, चलिए यहीं पर बना दे रहा हूं ना, एक ही जगह पे। बताइए ये क्या बना रहा है, बताओ तो ये क्या बना रहा है, बताओ। CD16। ठीक, ये किसको बाइंड करता है बोल रहा हूं मैं, IgG को। इसको बाइंड करता है IgG। ठीक, कहने समझ में आया। और IgE के लिए अलग से रिसेप्टर होते हैं। कमेंट देख लेते हैं भाई, चलें। दीज आर बिग फेगोसाइटिक सेल्स। बिग तो है लेकिन लार्जेस्ट नहीं है, याद रखना ना, बड़ा तो है लेकिन मोनोसाइट मैक्रोफेज से बड़ा नहीं है। हैविंग द रिसेप्टर फॉर IgG एंड IgE दोनों के लिए है। These cells having CD16, 66Bs, CD49D surface marker, ये सब मिलते हैं इसके ऊपर। They are the effective against एंडोपैरासाइटिक इन्फेक्शन। किसके अगेंस्ट बेहतर काम करता है बोलने पर, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर जो पैरासाइट होते हैं ना, उसके अपोजिट बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। बॉडी के बाहर में जो रहते हैं पैरासाइट वो एक्सोपैरासाइट है या एक्टोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर में जो वो एंडोपैरासाइट है। समझ में आया। Yes, sir. ठीक, चलिए अगला। ये उसने फिर के बाद क्या आते हैं अभी हम लोग, बेसोफिल। बेसोफिल के साथ भी वही होगा, क्योंकि इसमें भी क्या पाए जाएंगे, ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। ये भी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर होगा, बोला हूं ना मैं। इसमें भी क्या मिलेंगे आपको, ग्रेन्यूल मिलेंगे, एंजाइम से भरे हुए ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। तो इसे इसके में क्या बोलूंगा, ग्रेन्युलोसाइट। और क्या बोलूंगा, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक, और इसके सरफेस पर भी क्या पाए जाएंगे, CD पाए जाएंगे भाई, इसको याद रखना। कौन सा CD बोलने पर, CD49B, CD200, CD203, ये सब मिलेंगे। ठीक, और खासकर यहां पर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि स्पेशली स्पेशली बोल रहा हूं, खासकर स्पेशली जो IgE के लिए ही बने होते हैं। IgE बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इसी से एलर्जी होती है। तो हमारे सब बॉडी में दो सेल हैं जो इंपॉर्टेंट एलर्जी में रोल प्ले करते हैं। एक तो हो गया बेसोफिल, दूसरा हो गया मास्ट सेल। दूसरा सेल क्या हो गया, मास्ट सेल। तो ये दो सेल हैं जो खासकर एलर्जी पैदा करते हैं। तो IgE, ऐसा नहीं है कि बाकी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, बाकी एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। IgG भी होता है, IgA, IgD, IgM शायद होता है, या किसी किसी में नहीं भी होता है। लेकिन यहां पर बोलबाला किसका होता है, इसको याद रखना, IgE का। समझ में आ रहा है मेरी बात। बेसोफिल Yes, बोलते ही sir. आपके दिमाग में सीधा IgE आ जाना चाहिए, और मास्ट सेल बोलते ही IgE आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी भी हो सकते हैं, बाकी भी हो सकते हैं। क्या क्या बोलने पर, ऐसे समझ लो, IgA
और शॉर्टकट बनाया समझाने के लिए। IgD, बोलो IgG, ये सब हो सकते हैं IgM भी हो सरफेस पर, लेकिन इसका चांसेस बहुत ही कम है। ठीक, बोलबाला किसका होता है? IgE, इसको भूलना नहीं है आपको, मैं बार बार हाईलाइट करके बता दिया हूं। IgE बेसोफिल सेल में और मास्ट सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कौन सा हो गया? बेसोफिल। क्लियर है इतना? कमेंट पर लेते हैं, देखो। दीज आर नॉन फेगोसाइटिक, ये कभी किसी को खाता नहीं है, इनगल्फ नहीं करता है, नहीं निगलता है, किसी को अपने अंदर नहीं खींचता है, ये नॉन फेगोसाइटिक है। जबकि न्यूट्रोफिल क्या था? यूसिनोफिल क्या था? ये सब फेगोसाइटिक सेल। देखो ना, इधर में कर देना, देखो तो ये फेगोसाइटिक सेल है, ये फेगोसाइटिक सेल है, लेकिन ये कैसा है? नॉन फेगोसाइटिक सेल। इसको याद रखना, इसकी वजह से एलर्जी होती है, बार बार बोल रहा हूं। ई फॉर एलर्जी याद रखना, लेकिन स्पेलिंग एलर्जी का अलग होता है भाई। एलर्जी का ऐसे होता है स्पेलिंग। ठीक, देख ले। व्हिच प्राइमरली पार्टिसिपेट इन द एलर्जी, जो एलर्जी में मुख्य तौर पर भाग लेता है। ठीक, अगला देखते हैं। दे कंटेन द रिसेप्टर फॉर IgE एंड आल्सो कंटेन सम अदर एंटीबॉडी रिसेप्टर। क्या क्या? IgG, IgA, IgD, और शायद शायद IgM के लिए भी किसी किसी में होता है। These cells having CD49B, CD200, CD203, मतलब 203 सरफेस मार्कर, ये सब होते हैं। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट, बताइए कौन सा पैरासाइट? एक्टो। भाई एक्टो क्यों? बाहर से कोई चीज आता है तो हमारी बॉडी में एलर्जी होता है ना। कोई डस्ट आ गया, कोई पोलन ग्रेन आ गया, शरीर के ऊपर कुछ लग गया, तब तो इन्फेक्शन होता है ना एलर्जी का। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टोपैरासाइट के इन्फेक्शन की वजह से बेसोफिल सेलेक्टिव होता है। एक्टो मतलब बाहरी होता है ना, और ये उसने फिर क्या था? एंडोपैरासाइट। इसको याद रखना, एंडोपैरासाइट इन्फेक्शन था, फिर एक्टोपैरासाइट इन्फेक्शन था। समझ में आया? यस सर, क्लियर है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इम्यून सेल्स इन आवर बॉडी। याद रखना, मैं अभी मास्ट सेल को नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मास्ट सेल को मैं अच्छे से अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे उसको, इसलिए मास्ट सेल के बारे में जानकारी मैं नहीं दिया हूं। एक टॉपिक है इन्फ्लामेशन, उसमें मास्ट सेल के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ना है ना। बिल्कुल चिंता ना करें, मत सोचना कि यहाँ पर छोड़ दिए, हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्यून सेल इन आवर बॉडी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे बॉडी में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, न्यूट्रोफिल का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। कोई बता दे न्यूट्रोफिल का खासियत क्या था? जहां पर बॉडी डैमेज होता है सबसे ज्यादा पहले पहुंचने वाला यही सेल होता है, तो ज्यादा संख्या में होंगे तभी तो पहुंचेंगे ना। ठीक, अगला फिर लिम्फोसाइट की बात कर रहा हूं मैं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट मतलब समझते हो क्या क्या होता है? समझते हो क्या होता है लिम्फोसाइट का मतलब? सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे तुम लोग? सुन रहे हैं सर। हाँ बताइए क्या होता, बताओ तो। टी सेल बी सेल पढ़े हो कि नहीं? यस सर। हाँ, टी सेल बी सेल मतलब होता है कौन सा सेल?
lymphocytes में। ठीक, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो अब टी सेल बी सेल में से ज्यादा कौन होता है बोलने पर मैं अगर आपको डायग्राम की बात करूं, कल जो पढ़े थे हम लोग, ये देखो टी सेल बी सेल में से कौन ज्यादा है, टी सेल ज्यादा है बी सेल की T तुलना में। cell। ठीक, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टी सेल एंड बी सेल। ठीक, तो सबसे ज्यादा हो गया न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में टी सेल ज्यादा, फिर बी सेल ज्यादा होता है। यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो ऐसे कर दो, ऐसे। फिर मोनोसाइट की बात कर रहा हूं मैं, इसके बाद कौन होते हैं, मोनोसाइट। फिर बात कर रहा हूं मैं यूसिनोफिल। फिर बात कर रहा हूं मैं बेसोफिल। आपको इतना में से क्वेश्चन पूछेगा, बाकी और भी हैं इम्यून सिस्टम में, उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूं भाई, आपका नेचुरल किलर सेल भी तो है ना, मैं उन सबको यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ये बता, सबसे ज्यादा कौन होता है बॉडी में, न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर यूसिनोफिल, फिर बेसोफिल। याद हो जाएगा। Yes, sir. याद करने का मेरे पास एक तरीका बनाया था, याद है, देख लें आप लोग। ठीक, नीलम इब, याद करने के लिए बस, नीलम इब। नीलम नाम की कोई लड़की है समझ लेना, जो इब नदी में नहाने जाती है। इब नदी है ना एक, जो जसपुर तरफ के एरिया के होंगे वो जानते होंगे, सरगुजा तरफ के ना, ऐसे याद रखना, नीलम इब, याद हो जाएगा फिर। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलिए भाई, अगला हमारा जो टॉपिक है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएट साइटोटॉक्सिसिटी। मैं बार बार बोलता था ना, हम इसको पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। कोई मान लीजिए पैथोजन सेल है या डैमेज सेल है, ये पैथोजन सेल, कोई मतलब क्या बोलना चाहिए, पैथोजन से अटैक्ड सेल है, अफेक्टेड सेल है। कोई अफेक्टेड सेल है। ठीक, अब यहाँ एक बार डायग्राम देख लें आप, ये कोई अफेक्टेड सेल है जिसके अंदर एंटीजन जा चुका है, ये कोई ट्यूमर सेल है, कैंसर सेल जिसको बोलते हो आप, इसके चारों तरफ कोई एंटीजन है मान लीजिए सरफेस पर, या तो एंटीजन अटैक कर चुका अफेक्टेड सेल है, या इसके चारों तरफ कोई ना कोई एंटीजन है, जो खासकर कैंसर सेल या ट्यूमर सेल में स्पेशल प्रकार के एंटीजन प्रोटीन सरफेस पर आ जाते हैं, वही है। तो मैं इसको क्या मान रहा हूं, अफेक्टेड सेल या फिर ट्यूमर सेल। तो मेरा कौन सा सेल पहचानेगा इसको, तो इसको पहचानने के लिए कोई सेल्स होगा, जैसे देख लो न्यूट्रोफिल हो सकता है, या कोई मैक्रोफेज हो सकता है, ठीक, या मेरा कोई नेचुरल किलर सेल भी हो सकता है, या कोई यूसिनोफिल सेल भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। ये सेल जाके वहां पर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएट साइटोटॉक्सिसिटी कराएंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, तो ये जो एंटीजन है ना, इस एंटीजन पे मान लीजिए कोई IgG3 एंटीबॉडी बाइंड हुआ जाके, कौन सा एंटीबॉडी बोला मैं, IgG3 एंटीबॉडी
जो कि ब्लड में स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता है। बात को समझें। ये देखो तो, ये IgG3 एंटीबॉडी जाके किसको बाइंड किया? IgG की भी अलग अलग सब क्लासेस होती हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको। अब तक जो IgG बोल रहा था ना, IgG में कौन सा IgG? IgG3। देखो ये, और भी इधर सब तरफ बाइंड कर देना आप लोग, बस मैं इतना करा के छोड़ रहा हूं, समझ जाओगे ना। ये तो अफेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल के सरफेस पर जो एंटीजन था, उस एंटीजन को ब्लड में बहता हुआ कौन बाइंड कर लिया बोलने पर? IgG3। ये सरफेस एंटीजन था, IgG3 बाइंड कर लिया। अब चाहे न्यूट्रोफिल बोलो, मैक्रोफेज बोलो, नेचुरल किलर सेल बोलो या ईओसिनोफिल बोलो, इन सब के पास IgG3 के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? IgG3 के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं। अभी भी बोला हूं सबके लिए। यहां पर IgG3 रिसेप्टर, ठीक। जो भी एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी के इस रीजन को क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से, मैं यहां पर बात कर रहा हूं। एंटीबॉडी ये कोई है, मान लीजिए एंटीबॉडी के इतने रीजन को किस नाम से जानते हैं भाई? इतने रीजन को FC रीजन बोलते हैं। FC रीजन, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइज्ड रीजन, FC रीजन। तो अब जो बाइंड हो रहा है उस रीजन पे तो बाइंड हो रहा है ना, देखो तो हो रहा है कि नहीं, बताओ तो। हो रहा है सर। किसके किसके कौन से एंटीबॉडी के FC रीजन को बाइंड कर रहे हैं? कौन से एंटीबॉडी के FC रीजन को बाइंड कर रहे हैं? IgG के ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये FC रीजन था। कौन से एंटीबॉडी के? IgG। इसीलिए मैं इस रिसेप्टर को और किस नाम से जानूंगा? FC जी का। IgG में से जो G है ना, उस G का मतलब होता है गामा। FC गामा रिसेप्टर, ये बोलूंगा मैं। कुछ समझ में आया? तो IgG3 रिसेप्टर बोलो या FC गामा रिसेप्टर बोलो। FC गामा मतलब, गामा का मतलब G था, तो इस गामा के मतलब IgG के FC रीजन को बाइंड करने वाला रिसेप्टर FC गामा रिसेप्टर बोलता हूं। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक। अगर मैं बात करूं कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल में क्या क्या रिसेप्टर पाए जाते हैं, देख रहे हो मैं लिख रहा हूं यहां पर। इन मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल, इनमें क्या क्या रिसेप्टर होता है देखो तो। चलिए पहले बात कर रहा हूं मैं CD16 पाई जाती है कि ना, बताओ। दोनों में CD16 पाई जाती है। तो CD16 का दूसरा नाम क्या है? ये किसकी तरह काम करता है CD16? ये वास्तव में CD था, मान लीजिए CD16 था। चलो मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैं अभी आपको न्यूट्रोफिल लिखा था, देखो तो न्यूट्रोफिल। CD16 दिख रहा है ना, बताओ तो न्यूट्रोफिल में दिख रहा है सर। किसकी तरह काम कर रहा है? एक्ट एज IgG रिसेप्टर, लिखा हो कि नहीं? IgG रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है बोल रहा हूं मैं।
बस उसी चीज को बताना चाहता हूं वहां पर। तो CD16 जो कि आईजीजी के लिए रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है एफसी गामा, एफसी गामा रिसेप्टर 3। उसका नाम है गामा रिसेप्टर 3, इसका नाम ही है। आप चाहे CD16 बोलो या एफसी गामा रिसेप्टर 3 बोलो, लेकिन वहां पर तो CD32 भी था, CD32 भी था। इसको क्या बोलूंगा? एफसी गामा रिसेप्टर सेकेंड, इसका नाम यही है। CD32 को एफसी गामा रिसेप्टर सेकेंड बोल सकता हूं। सी की बात कर रहा हूं, CD64 को क्या बोलूंगा? एफसी गामा रिसेप्टर फर्स्ट बोलूंगा। ठीक है ना? इधर देखें, न्यूट्रोफिल में देखो तो CD16 भी था, 32 भी था, 64 भी था, और ये तीनों के तीनों आईजीजी के लिए रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो मैं इन तीनों को और किस किस नाम से जान रहा हूं? जब ये आईजीजी को रिसीव कर रहे हैं तो किस किस नाम से जान रहा हूं? इसको मैं जान रहा हूं एफसी गामा थर्ड, थर्ड, इसको बोल रहा हूं एफसी एफसी गामा सेकंड, गामा सेकेंड, इसको बोल रहा हूं एफसी फर्स्ट। गामा फर्स्ट। समझ में आया ना? ये तो न्यूट्रोफिल हो गया। मैक्रोफेज में भी तो है ऐसे, देखो मोनोसाइट मैक्रोफेज बोलते थे। यहाँ भी देखो तो CD16, 32 और 64 यहाँ भी तो है। यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है देखो तो, एक्ट एज रिसेप्टर फॉर आईजीजी। वास्तव में IgG3 था, IgG3 के लिए रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? ये 3 था, जहां जहां भी लिखे वो सब किसके लिए था? G3 था। क्लियर है इतना जो बोलना चाहता हूं मैं यहां पर? जी सर। ठीक। हाँ, अगला और क्या क्या सर बचा देखो तो, नेचुरल किलर सेल और यूएसनोफिल बचा हमारे पास। इन नेचुरल किलर सेल या फिर यूएसनोफिल। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर क्या होता है, कौन रिसेप्टर की तरह काम करता है, तो देख लेते हैं। नेचुरल किलर सेल को देखते हैं और यूएसनोफिल को देखते हैं। यूएसनोफिल को देखो, CD16 काम कर रहा है देखो तो, दिख रहा है ना? IgG3 के लिए रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है कि नहीं? ये नेचुरल किलर सेल के पास जाते हैं, चलिए। यहाँ पे CD16 देखो तो, ये दिख रहा है ना? ये भी किसके लिए यस काम कर सर। रहा है? एक्ट एज IgG3 के लिए रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या होते हैं बोलने पर, देखो तो यहाँ पर एक ही तो होता है, क्या होता है बोलने पर, CD16, जिसको किस नाम से जानते हैं आप लोग? क्या नाम दे चुके हो? एफसी गामा आर थर्ड। रिसेप्टर थर्ड। बहुत बढ़िया, ये इस नाम से जानते हो। तो अलग अलग सेल में जहां जहां पर 16, 32, 64 है, और तीनों के तीनों IgG3 को रिसीव करते हैं, और तीनों के रिसेप्टर के नाम अलग अलग दे दिया हमने। और जबकि नेचुरल किलर सर यूएसनोफिल में केवल केवल CD16 पाई जाती है, तो उसका तो एक ही नाम है। तो ऐसा बाइंड होने के बाद पहले तो ये IgG बाइंड होगा, IgG3 बाइंड होगा, वो बाइंड होने के बाद फिर कौन सा सेल आएगा? इनमें से कोई ना कोई सेल आएगा जो ये आके ऐसे बाइंड करेगा यहाँ पर। जैसे ही बाइंड करेगा ना, तो इस सेल के अंदर जो भी ग्रेन्यूल्स वगैरह होंगी, जो एंजाइम्स होंगी, वो एंजाइम्स रिलीज होंगी। देखो ऐसे, यहाँ से GPCR सिग्नलिंग चलता है भाई। कौन सा सिग्नलिंग चलता है बोलने पर? यहाँ से GPCR पढ़े होंगे आप लोग, जी प्रोटीन कॉपर रिसेप्टर सिग्नलिंग चलती है। और ये जो भी सेल है, मान लीजिए नेचुरल किलर सेल है, ये मान लीजिए NK सेल है, तो NK सेल के ऊपर चली, और यहां से सिग्नलिंग जब भी चलती है, उसके अंदर के जो एंजाइम भरे होते हैं यहाँ पर, उस एंजाइम को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देता है, एक्सोसाइटोसिस के लिए उसको मजबूर करता है। देखो
तो ये एंजाइम का क्या होगा बोलने पर, ये एंजाइम जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस द्वारा बाहर हो जाएगा। ऐसे जब यहाँ से बाहर हो जाएगा, देखो ध्यान से क्या स्थिति आएगी। ये जब यहाँ से सारे के सारे एंजाइम बाहर हो जाएंगे, ये देखिए ये आएंगे कहाँ पे जाएंगे बता दें मुझे कोई, किसके ऊपर जाएंगे, सब अफेक्टेड सेल के ऊपर जाएंगे ना। ये और उस अफेक्टेड सेल को एपोप्टोसिस क्रिया द्वारा मार देंगे, खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे, एपोप्टोसिस कराएंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो क्या क्या यहां से सिक्रेट होंगे बोलने पर, सिक्रेट परफोरिन और ग्रेन्जाइम। क्या क्या, परफोरिन और ग्रेन्जाइम। ये जाएंगी, कौन सी प्रोसेस करेंगी, एपोप्टोसिस करेंगी और इस सेल को ही क्या कर देंगी, खत्म। तो इस सेल को मारने के लिए यहां पर जो भी सेल भाग लिया, चाहे वो नेचुरल किलर सेल हो या न्यूट्रोफिल हो, देखो चाहे वो न्यूट्रोफिल हो, मैक्रोफेज हो, नेचुरल किलर सेल हो या यूएसनोफिल हो, जो भी भाग ले रहा है वो सामने वाले सेल को मार रहा है कि नहीं बताओ, मार रहा अफेक्टेड है सेल सर। या टीमर सेल को मार रहा है ना। लेकिन ये सर मारने से पहले ये घटना घट रही है, देख लो। कोई भी अफेक्टेड सेल था वो मरेगा, उसके पहले क्या हो रहा है देखो ध्यान से। ये सब IgG3 थी, देखो तो ये कोई हमारा सेल था, कौन सा सेल था बोलने पर, ये कोई सेल था, अफेक्टेड सेल था, यहां कर रहा हूं मैं, अफेक्टेड सेल था, या क्या था बोल रहा हूं मैं, ट्यूमर सेल था। इसके सरफेस पर जो एंटीजन थी वहां पर जाके कौन बाइंड हुआ, IgG3। देखो तो एंटीबॉडीज बाइंड एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल, हमारा टारगेट सेल था ये जिसको मारना था, उसके ऊपर में एंटीबॉडी में कौन सा एंटीबॉडी, IgG3 बाइंड हुआ। जैसे बाइंड हुआ IgG3 के इस FC रीजन के लिए रिसेप्टर किसके किसके पास होती है, नेचुरल किलर सेल के पास, मैक्रोफेज सेल के पास, न्यूट्रोफिल सेल के पास, यूएसनोफिल सेल के पास, कोई भी सेल के बाइंड होगा। एग्जांपल में क्या दिखाया गया अभी आपको बताएं मुझे, एनके सर। एनके सेल। तो बाकी कोई भी सेल आके बाइंड कर सकता है ना, जो नीचे लिखा हूं उसमें से। तो एनके सेल आप बाइंड किया देखो तो, एनके सेल के पास क्या होता है, CD16 होता है। अभी बोला हूं मैं, देखो एनके सेल के पास क्या होता है, यहां पर देख लो, ये बनाया हूं CD16। देखते हैं भाई, एनके सेल CD16, FC रिसेप्टर, FC गामा रिसेप्टर था ना, पूरा नाम क्या था, FC गामा रिसेप्टर 3 था ना उसका नाम। ये रिकॉग्नाइज सेल बाउंड एंटीबॉडीज। तो ये सब किसको पहचान रहे हैं, ये सब जो CD16 है, ये सब CD16 है, किसको पहचान रहे हैं बोलने पर, यही तो है CD16 जिसको क्या बोलते थे आप लोग, FC गामा रिसेप्टर 3। ये देखो किसको पहचान रहे हैं, इस IgG3 के FC रीजन को। देखो तो ये FC रीजन है ना, उसको पहचान के बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद ये अंदर जितना भी ग्रेन्यूल दिख रहे हो, देखो तो ये ग्रेन्यूल आके फ्यूज हो गए, देखो यहाँ पर फ्यूज हो गए। देखो अंतर तो देखो आप डायग्राम में, यहाँ पर कोई ग्रेन्यूल फ्यूज नहीं हुआ था, अब यहाँ पर ग्रेन्यूल क्या हो गया, फ्यूज हो गया। ग्रेन्यूल फ्यूज होने के बाद क्या होगा, सारे कंटेंट परफोरिन और ग्रेन्जाइम वगैरह सब क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिलीज होके आएंगे, किसके पास जाएंगे बता दो, सामने वाले टारगेट सेल के पास, और उसको खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है कहानी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो तो क्या बोल रहा है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ CD16 ट्रिगर द डीग्रेनुलेशन इनटू द लाइटिक सिनेप्स। कहने का मतलब ये हुआ
जैसे दोनों में बॉन्डिंग हुआ, बॉन्डिंग होते ही इधर जो एनके सेल था, एनके सेल में सिग्नलिंग चली, जिससे इसके अंदर का ग्रेन्यूल था वो डीग्रेनुलेशन हो गया, उसका सारा केमिकल बाहर निकल आया, सामने वाले सेल के ऊपर गया, और सामने वाले सेल का क्या हो गया, डेथ। एपोप्टोसिस। तो ट्यूमर सेल या अफेक्टेड सेल बोलो कैसा हो जाएगा, डाई बाई एपोप्टोसिस द्वारा खत्म हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो बता दीजिए मुझे, नेचुरल किलर सेल बोलो या मैक्रोफेज सेल बोलो या फिर न्यूट्रोफिल सेल बोलो या यूएसनोफिल सेल बोलो, वो किसी अफेक्टेड सेल या कैंसर सेल को पहचान कैसे रहा है? दोनों के बीच में कौन आ रहा है? इसके और इसके बीच में कौन आ रहा है? एंटीबॉडी आ रहा है कि नहीं? जी। तो जब तक एंटीबॉडी बाइंड नहीं होगा, क्या ये इम्यून सेल पहचान पाएगा टारगेट सेल को, अफेक्टेड सेल को? जबकि एंटीबॉडी ऐसे बाइंड नहीं होगा, तो क्या अगला कोई एनके सेल आके बाइंड कर पाएगा यहां पर? नहीं सर। इसीलिए क्योंकि ऐसे एंटीबॉडी को ही पहचान के एनके सेल आएगा, बाइंड करेगा और सेल को लाइसिस करेगा, मारेगा। इसको क्या बोला गया देखो तो, एंटीबॉडी डिपेंडेंट। एंटीबॉडी होगा तो ही होगा ये काम, एंटीबॉडी होगा तो एनके सेल आएगा और फिर उस टारगेट सेल या अफेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल को क्या करेगा, लाइसिस करके खत्म करेगा, साइटोटॉक्सिसिटी करेगा, उसके ऊपर केमिकल गिराएगा, टॉक्सिन गिराएगा। ये टॉक्सिन ही तो है जो जा रहा है, टॉक्सिन, टॉक्सिन डालकर उसको खत्म करेगा। उसको मैं क्या बोलूंगा, सेल मेडिएट साइटोटॉक्सिसिटी। समझ में आया कि एनके सेल भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक एंटीबॉडी जाकर के अफेक्टेड सेल के ऊपर बाइंड ना हो। जब एंटीबॉडी IgG3 बाइंड होगा अफेक्टेड सेल के ऊपर, क्योंकि उसका रिसेप्टर रखे हैं कौन कौन, न्यूट्रोफिल सेल, मैक्रोफेज सेल, एनके सेल और यूएसनोफिल सेल। कोई भी सेल जाकर के उस IgG3 के एफसी रीजन को, यस रीजन को पहचान के उसके पीछे बाइंड होगी। इसमें से कोई ना कोई सेल बाइंड होते सिग्नलिंग चलेगी, जीपीसीआर सिग्नलिंग, जो इस इम्यून सेल के अंदर आएगी, जीपीसीआर सिग्नलिंग, और स्टिमुलेट कर देगी, जिसकी वजह से जो ग्रेन्यूल हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, डीग्रेनुलेशन। डीग्रेन्युलेशन, सारा केमिकल बाहर निकल जाएगा, सामने वाले सेल के ऊपर जाएगा और उस सेल को क्या कर देगा, साइटोटॉक्सिसिटी से खत्म कर देगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? क्लियर है सर। ठीक, अच्छी बात है। तो इसको हमने सेल एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएट साइटोटॉक्सिसिटी क्यों बोला, कोई बताएं एक बार? क्योंकि टारगेट सेल या अफेक्टेड सेल को मारने के लिए बीच में कौन आ रहा है, एंटीबॉडी आ रहा है, IgG3। वो नहीं होगा तो काम नहीं होगा। समझ में आया? इसीलिए हमने इसको क्या बोला, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएट साइटोटॉक्सिसिटी। पहले तो अफेक्टेड सेल में एंटीबॉडी ही बाइंड होगा, उसके पीछे पीछे वो इम्यून सेल आके बाइंड होगा, क्योंकि एंटीबॉडी के एफसी रीजन का रिसेप्टर उस इम्यून सेल के पास था। तो जो 4 नाम बताया हूं उनमें से कोई ना कोई आके बाइंड करके इम्यून सेल के अंदर बदलाव होगा, जिसकी वजह से अंदर जो एंजाइम रखा था वो डीग्रेनुलेशन द्वारा बाहर आएगा, सामने वाले सेल को तबाह करके रख देगा, एपोप्टोसिस करके खत्म कर देगा। और ये होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएट साइटोटॉक्सिसिटी। समझ में आ रही थी? यस करके भेजें। ठीक, ओके। चलिए फिर आज की कहानी करते हैं यहां पर समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई सुबह में। ठीक, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का, आपने रक्षाबंधन निपटाने के बाद भी आपने इतना समय दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।